जब भी मैं घर पे अपने मॉम डैड को एक दूसरे के साथ देखती हूँ तो मेरा पहला थॉट यही होता है कि बॉस, लाइफ में बस एक ऐसी ही सॉलिड रिलेशनशिप चाहिए। चाहे वो कितना ही झगड़ लें, चाहे कितना ही एक दूसरे को हेट कर लें, एट द एंड ऑफ द डे दे जस्ट वांट टू बी टुगेदर। लेकिन मेरे मन में एक और थॉट आता है बचपन से उन दोनों को साथ में देख के कि ये शादी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। किसने एक दिन ऐसा सोचा कि अब से दो लोग आपस में वाउज एक्सचेंज करेंगे और जिंदगी भर एक दूसरे को झेलेंगे। आई एम श्योर आपके मन में भी ये ख्याल कभी ना कभी तो आया ही होगा। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में ये हमारे डिलेमा को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये शादी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया कहाँ से। एंड मेक श्योर आप ये पूरा वीडियो देखें और मुझे बीच में छोड़ के ना भाग जाए। पुराने जमाने में लोगों को सिक्योरिटी का बहुत इशू होता था। लैक ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी राइट्स की सिक्योरिटी एंड इवन द सिक्योरिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर ब्लड लाइन। और ये सिक्योरिटी इश्यूज काफी अंडरस्टैंडेबल हैं क्योंकि उस जमाने में एक वेल ऑफ वेल टू डू फैमिली मिलना काफी मुश्किल था। इसीलिए सोसाइटी में एक नया सिस्टम बनाया गया ताकि आदमी और औरत आपस में एक लीगली और सोशली सैंक्शन्ड यूनियन में जुड़ सके। इस लीगल और सोशल यूनियन का सबसे पुराना एविडेंस कुछ 4350 साल पुराना है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मैरिज का कॉन्सेप्ट एक्चुअली उस जमाने से भी हजारों साल पुराना हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि इस यूनियन के कॉन्सेप्ट से कई हजारों साल पहले भी हर फैमिली में कुछ लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते थे और उन ग्रुप्स में अराउंड 30 मेंबर्स होते थे। इन ग्रुप के लीडर्स होते थे मेन एंड दोज मेन यूज्ड टू गो आउट हंटिंग एंड प्रोटेक्ट द फैमिलीज एज वेल। इन सारे मेल लीडर्स की कई शेयर्ड वाइव्स होती थी एंड दैट्स व्हाई दे हैड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन एज वेल। ओवर टाइम जैसे जैसे एवोल्यूशन ने पेस पकड़ना चालू किया, ये ग्रुप्स को भी रियलाइज होने लगा दैट दे हैव टू नाउ लीड अ मोर ऑर्गेनाइज्ड लाइफ एंड दे कैन नॉट जस्ट डिपेंड ऑन हंटिंग फॉर सर्वाइवल। अब धीरे धीरे ये ग्रुप्स न्यूक्लियरली स्टेबलाइज्ड अरेंजमेंट्स में सेटल होने लगे, लेकिन जस्ट बिकॉज दे वर लिविंग न्यूक्लियर लाइव्स वो बेसिक ह्यूमन नीड्स को जैसे रिप्रोड्यूस करना गिव अप नहीं कर सकते थे। इसीलिए तब मैरिज का कॉन्सेप्ट बनाया गया। द फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड मैरिज took place in 2350 before Christ in Mesopotamia। धीरे धीरे ह्यूमंस को ये कॉन्सेप्ट समझ आने लगा और पसंद आने लगा, इसीलिए it slowly over the next 100 years grew all over the world। अब क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन में ह्यूमंस की बेसिक नीड्स तो मैच हो ही रही थी, उसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी मिल रही थी, इसीलिए दूसरी सिविलाइजेशंस ने जैसे कि रोमन, ग्रीक और हिब्रू ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करना चालू कर दिया। और आज तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया में हर एक कॉर्नर में बहुत ही वाइडली सेलिब्रेटेड है। सो व्हाट वर मैरिजेस ऑल अबाउट बैक देन? आज की डेट में हमें पता है दैट मैरिजेस आर बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ लव। दो लोगों को प्यार में होना बहुत जरूरी होता है टू टेक अ बिग स्टेप लाइक मैरिज। बट ये तो हो गई आज के जमाने की बात। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैरिज उस जमाने में सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए की जाती थी। वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसमें एक आदमी और एक औरत को लीगली बाइंड कर दिया जाता था ताकि वो औरत उस आदमी की एक ऐसी प्रॉपर्टी बन जाए जो उसे बायोलॉजिकल एयर्स गारंटी कर सके। एंशिएंट ग्रीक मैरिजेस में एक फादर अपनी डॉटर को मैरिज सेरेमनी के दौरान ये बोल के हैंड ओवर करते थे, आई प्लेज माई डॉटर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन अगर ये वाइफ एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में नाकामयाब रहे तो हस्बैंड के पास पूरा राइट रहता था कि वो उस औरत को वापस लौटा दे अपने घर और किसी और से शादी कर ले। I mean, अगर आप इस एंशिएंट कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान से सोचें तो ये कितनी गलत बात है कि औरतों को सिर्फ एक चाइल्ड बेयरिंग कमोडिटी की तरह यूज किया जाता था। एंशिएंट ग्रीक्स के अलावा एंशिएंट हिब्रू कल्चर में भी अलाउड था दैट दे कुड टेक अप एज मेनी वाइव्स एज पॉसिबल। सिमिलरली मैरिड ग्रीक्स और रोमन्स को ये भी अलाउड था कि वो अपनी सेक्सुअल अर्जेस सेटिस्फाई करने के लिए कॉन्क्यूबाइंस, प्रोस्टिट्यूट्स और मेल टीनेजर्स को भी यूज कर सके। वेल, अब आप
इन सब के बीच में ये सोच रहे होंगे कि उस वाइफ का क्या जिसकी शादी करके घर लाया गया था। वेल, उनसे यही एक्सपेक्टेड होता था कि वो घर से बाहर कहीं ना जाए और सिर्फ घर की देखभाल करे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये रिलीजन मैरिज के कॉन्सेप्ट में आया कैसे। क्योंकि पुराने जमाने में जब ये मैरिज का कॉन्सेप्ट नया नया था, तब एनीबडी कुड मैरी एनीवन, नो मैटर द रिलीजन, एज लॉन्ग एज जो वो बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उस शादी से वो उन्हें मिलते रहे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों ने अपने अपने फेथ्स और रिलीजन्स को डिस्कवर करना चालू कर दिया और धीरे धीरे इन फेथ एंड रिलीजन के बेसिस पर ग्रुप्स बनने लगे। मैरिजेस के इंस्टीट्यूशन के अलावा क्रिश्चियन चर्च भी यूरोप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका था और लोगों को ये क्लियर हो गया था कि अब ये क्रिश्चियन चर्च will start taking interest in marriages and actively participating in it. और आगे जाकर यही हुआ। Approximately somewhere between 8th to 12th century, चर्च ने ये डिक्लेयर कर दिया that marriages are a sacrament sanctioned by God. चर्च का मैरिजेस को लीगलाइज करना एक बहुत ही बड़ा स्टेप था towards change in the society, especially for women. जहां अभी तक women को as a commodity treat किया जा रहा था, church now taught men how to treat their women and how to respect their wives. इतना ही नहीं, men were not even allowed to divorce their wives. और marriages का concept Christian doctrine the twain shall be one flesh पे बेस था। इसका मतलब ये था कि the husband and wife had exclusive access to each other's bodies. और इस वजह से men पे थोड़ा एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी आ गया ताकि वो अपनी वाइफ्स की तरफ फेथफुल रहें। लेकिन तब भी इसमें एक कंडीशन तो ऐसी थी that men will be the head of the families, with the wives having to fulfill all their wishes. मगर फिर भी ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था उस जमाने में in the concept of marriage. So did love enter the picture after these amendments? I know that आप भी मेरी तरह इसी सवाल के जवाब का वेट कर रहे हैं। Well, to answer your question, honestly, love ने marriages के concept में बहुत ही late entry ली। वो भी इसीलिए क्योंकि marriages for the longest time were only done for practical reasons, not for love. Christian sacrament के बाद कहीं जाकर marriages में बहुत सुधार तो आया ही, जिसकी वजह से कई सालों बाद marriages started to happen only because the partners felt deep mutual love towards each other and also devotion for each other. कई experts ये कहते हैं कि इंसानों को उनकी marriages में और life में love का concept जिन्होंने introduce कराया था वो थे फ्रेंच। मिडिल एजेस में कई सारे ऐसे लिटरेरी टेक्स्ट लिखे जा रहे थे जिसमें लव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था और उसमें मेन को ये एडवाइस किया जाता था कि इफ दे लाइक अ गर्ल एंड दे वांट टू वू हर, दे हैव टू टॉक अबाउट हर फिजिकल ट्रेट्स एंड अप्रिशिएट देम। सो इफ यू हैव टू आस्क, मिडिल एजेस ही वो टाइम था जब इंसान अपने अंदर के डीप रूटेड इमोशन लव को डिस्कवर कर रहे थे। And back then, they didn't know that love would change the course of their relationships forever. So then, did love change marriages? The answer would be a big fat yes. Love ही एक वो ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने मैरिजेस को ही नहीं, मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स को भी काफी सुधारा, and especially for women because now they got higher leverage in relationships. ये इसीलिए भी हुआ क्योंकि अब किसी एक जेंडर को दूसरे जेंडर के सामने सबमिसिव होने की जरूरत नहीं थी। दोनों जेंडर्स उस रिलेशनशिप में इक्वली इन्वेस्टेड थे और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करने लगे थे। अब वाइफ्स का काम सिर्फ अपने हस्बैंड्स को सर्व करना और घर की देखभाल करना नहीं था। अब नैरेटिव चेंज हो रहा था व्हेन मेन हैड टू वू देयर पार्टनर्स एंड डू थिंग्स टू इम्प्रेस देम। लेकिन इतने सारे ट्रेडिशंस और चेंजेस के बाद भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो एक थॉट था जो हजारों सालों से चला आ रहा था, that the husbands owned their wives. ये इसीलिए था क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी कवर्चर का सिस्टम डिसॉल्व नहीं हुआ था और इसका मतलब ये था कि a woman had to give up on her identity and name to absorb her husband's name after marriage. इस सिस्टम का ये क्लियर मतलब था कि किसी भी शादी के बाद उस रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेटिव अब
वो हस्बैंड ही है। और कवर्चर वाला सिस्टम आज भी हमारी सोसाइटी का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, वेयर women have to give up on their middle and last name to take up the surname of their husbands. Now let's see when and how did the commoditizing of women change. काफी कुछ हिस्ट्री में बदल रहा था और women की पोजीशन वर्ल्ड वाइड भी बदल रही थी। उनकी आवाज सुनी जा रही थी, उन्हें ज्यादा राइट्स दिए जा रहे थे एंड दे इवन गॉट द राइट टू वोट। वैसे तो काफी टाइम से मैरिज के इंस्टीट्यूशंस में बहुत चेंजेस हो रहे थे, लेकिन विमेन को द राइट टू वोट मिलना एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। अब विमेन वर ऑल्सो गेटिंग द पावर to be the head of the family, just like men. धीरे धीरे विमेन को प्रोटेक्ट करने वाले लॉज भी एस्टैब्लिश होने लगे। जहां अभी तक विमेन वर ओनली मैरिड ऑफ टू देयर हस्बैंड्स टू सैटिस्फाई देयर सेक्सुअल नीड्स, नाउ मैरिटल रेप का भी कॉन्सेप्ट आ गया था और उसके अगेंस्ट भी लॉ बन गया था, वेयर अ हस्बैंड couldn't force his wife for sexual activities. जहां पहले विमेन को बर्थ कंट्रोल मेजर्स लेने के लिए रोका जाता था, अब वहां पर लॉज एस्टैब्लिश हो रहे थे टू प्रोटेक्ट women's rights. और यहाँ तक कि अभी तक women were strictly following coverture system, लेकिन अब से they started taking up their husband's name without giving up on their own. Slowly and steadily, people started seeing the right place for women and they were choosing not to mess with them. Now let's talk about same-sex marriages in modern times. गे मैरिजेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पुराने जमाने में भी कई किंग्स और क्वींस ऐसे थे जिन्होंने अपने लव को टुवर्ड्स द सेम जेंडर बहुत ही ओपनली एक्सप्रेस किया था, लेकिन स्लोली ऑल दिस बिकेम टैबू इन सोसाइटी। हिस्टोरिकली अ लॉट ऑफ नेशंस वर इन्वेडिंग ईच अदर, और जब भी कोई इन्वेडर किसी एक नए रीजन को इन्वेड करता, वो अपनी आइडियोलॉजीज भी वहां छोड़ जाता। एंड दिस प्रैक्टिस ऑफ इन्वेजन इज द मेन कॉज of so many taboos being spread around the world. और इन taboos की वजह से the people who were gay, उनके लिए सोसाइटी में बाहर आना और same sex marriages करना अब criminalize हो चुका था। But फिर भी many governments over time realized कि people who are gay are also equal citizens of their nations and also hold the same rights as everyone else. इस realization के बाद दुनिया के कई parts में same sex marriages को legalize as well as सेलिब्रेट करना चालू किया गया। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मॉडर्न डे मैरिजेस लुक लाइक इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप किसी से भी किसी भी रीजन की वजह से शादी कर सकते हैं। एंड इफ यू लुक एट द एंटायर टाइमलाइन ऑफ मैरिज एज अ कॉन्सेप्ट, we have come a long way. हाँ, इन सब चेंजेस में टाइम जरूर लगा, but it was all worth the wait. तो ये था स्टार्ट से लेकर अभी तक का मैरिज के कॉन्सेप्ट का टाइमलाइन और किस्सा। हाँ, हम मैरिज के कॉन्सेप्ट के एंड तक तो नहीं आए हैं, क्योंकि अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। देयर इज अ लॉट टू सी, टू ऐड, टू चेंज फॉर द बेटर। ये जरूर है कि ये हम सब विटनेस जरूर कर पाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू कमिंग डेकेड्स। आई एम श्योर इट विल बी फन टू वॉच। और अगर आपको आज ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कॉमेंट ऑन इट। और आप और मैं फिर मिलेंगे एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।